ये इजराइल के इतिहास का सबसे अंधकारमय दिन था। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादी हमले और सामूहिक अपहरण के साथ इस हफ्ते 2 साल की स्वतंत्र जांच को सार्वजनिक किया गया है। इसने नरसंहार के दौरान और हमास की आतंकवादी कैद में रखी गई बंधकों के खिलाफ किए गए यौन और लिंग आधारित अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हमास द्वारा किए गए अपराधों पर नागरिक आयोग की रिपोर्ट का कहना है कि अगला चरण अब केवल ये दस्तावेजीकरण करना नहीं है कि अपराध हुए थे, बल्कि ये भी शामिल है कि उन्हें कैसे अभियोजित किया जा सकता है। तो और जानकारी के लिए हम आयोग की प्रमुख, इजराइल पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ डॉक्टर कोचव एलकयाम लेवी का स्वागत करते हैं, जो अब हमारे साथ मोदीन से जुड़ रही हैं। डॉक्टर, समय देने के लिए धन्यवाद। 7 अक्टूबर को हमास की क्रूरता और अमानवीयता की जो भयावहता थी, उसे समझना बहुत मुश्किल है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जाहिर है खुद आतंकवादियों ने ही फिल्माया था। आपकी जांच में उन भयावह घटनाओं का विस्तार से वर्णन है जो नरसंहार के दौरान और आतंकी कैद के दौरान घटी थी। तो शुरुआत के लिए हमें बताइए कि आपने सबूत कैसे इकट्ठा किए, गवाहियों को कैसे दर्ज किया और पूरी जांच किस तरह से की गई। सबसे पहले शुभ संध्या। और मुझे खुशी है कि आज रात मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ। मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट एक अभिलेखागार पर आधारित है, एक ऐतिहासिक युद्ध अपराध संग्रह, जिसे हमने सबसे सख्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत स्थापित किया है। फिल्माई गई गवाहियाँ, सामग्री, वीडियो, चित्र, जिन्हें हमने एक एक करके विश्लेषित किया, और ये रिपोर्ट उस अभिलेखागार को प्रतिबिंबित करती है। रिपोर्ट में दी गई हर एक चीज संग्रह में मौजूद किसी न किसी वस्तु से समर्थित है। इसलिए यह कहना जरूरी है, और ये रिपोर्ट हमें एक कदम पीछे हटकर उस भयावहता को पूरी तरह से देखने की अनुमति देती है। इस मायने में कि जब आप इसे पढ़ते हैं, ये 300 पन्नों की रिपोर्ट है। इसका आधे से ज्यादा हिस्सा तथ्यात्मक है। इसका मतलब है कि लगभग 160 पन्नों में आप हमारे द्वारा प्राप्त गवाही की और भी अधिक विस्तृत सामग्री पढ़ते हैं। वीडियो का विवरण, चित्रों का विवरण, और एक निश्चित बिंदु पर हमने समझा कि हम खुद ही इकट्ठा किए गए सबूतों की मात्रा से अभिभूत है, और हमें इसे देखना है, थोड़ा पीछे हटकर विषयगत विश्लेषण करना है। और हमने यौन शोषण के 13 अलग-अलग पैटर्न पाए, जिससे हमें ये निष्कर्ष निकला कि ये एक रणनीति थी। 7 अक्टूबर को हुआ यौन हिंसा एक रणनीति थी, माफ कीजिए, एक सोची समझी रणनीति थी, और दुर्भाग्यवश इसे असाधारण क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया। ये बुराई इतनी कठिन है कि समझना मुश्किल है, और ये सोचना भी मुश्किल है कि जब आप इन सबूतों के बारे में बात करते हैं तो अब भी कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या हुआ था। हमास ने अत्याचारों की वीडियो बनाई, फिर भी आप कहती हैं ये सब आप पर बहुत भारी पड़ा। उत्तरजीवियों के लिए ये और भी ज्यादा दर्दनाक रहा होगा जब उन्होंने अपनी आपबीती दोबारा साझा करते हुए उन पलों को फिर से जिया, और ये दिखाता है कि ये उत्तरजीवी कितने साहसी हैं और उनकी बातें कितनी महत्वपूर्ण भी हैं। और जब आप इन जगहों पर बार बार सामने आने वाले 13 तरह के लैंगिक हिंसा के पैटर्न की बात करते हैं, तो ये वाकई बहुत ही भयावह है। हमसे उन व्यवस्थित, व्यापक और मूलभूत हमलों के बारे में बात कीजिए जिनका आप जिक्र कर रही हैं। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ऐसे पैटर्न और तरीके देख पाए जो बार बार अलग अलग जगहों पर दोहराए गए। उदाहरण के लिए, जब आप इस रिपोर्ट में गवाहियों को पढ़ती है, तो आप सुनती है कि अलग अलग, बहुत अलग जगहों पर भी एक जैसी घटनाएं हुई, और ये घटनाएं कैद के दौरान भी जारी रही। और मुझे लगता है कि हमारे लिए अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम ऐसा महसूस करती हैं। रिपोर्ट एक बहुत ठोस सबूतों की बुनियाद पेश करती है। जैसा कि आपने अपनी शुरुआत में कहा था, ये एक तरह का ऐतिहासिक पल है। ये हमें इस सवाल से आगे बढ़ाता है कि क्या ये हुआ था? अब सवाल है कि इसके परिणाम क्या होंगे? और मुझे सच में लगता है कि ये पीड़ितों, बचे हुए लोगों और उन पूर्व बंधकों के लिए एक नई हकीकत बनाता है, जिन्हें लगातार सवालों का सामना करना पड़ता है, और अब ये एक साधन बन गया है। ये उनके लिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का एक साधन है।
और मुझे लगता है कि जो लोग इसे नकारेंगे, वे या तो सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरह दिखेंगे या फिर हास्यास्पद लगेंगे, क्योंकि पेशेवर तौर पर यही अंतिम निष्कर्ष है, बस यही है। हमने सबूतों की जांच और रिपोर्टों के समर्थन के लिए दुनिया के सबसे अच्छे अभियोजक और विशेषज्ञ बुलाए हैं। तो मुझे लगता है कि हमने एक नई वास्तविकता बनाने के लिए हर संभव कोशिश की है। इतने सारे सबूत, इतने व्यापक सबूत, और रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि ये कृत्य युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, जनसंहारकारी कृत्य, यातना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद से जुड़ी लैंगिक और यौन हिंसा हैं। और सवाल ये है कि अभियोजन का क्या होगा? यहाँ वास्तव में कौन से कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अभियोजन की व्याख्या करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि रिपोर्ट में हमने अभियोजन और संभावित अभियोजन पर विस्तार से चर्चा की है। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कोई भी एकल अभियोजन कभी भी उन अपराधों की गंभीरता को नहीं दर्शा सकता, जैसा कि यह रिपोर्ट दर्शाती है। और हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट को एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी ऐतिहासिक कड़ी के रूप में जो वहाँ मौजूद लोगों की आवाज़ों को दर्ज करती है, और साथ ही गवाहियों को इस अभिलेखागार में संरक्षित किया गया है। और अब न सिर्फ उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, बल्कि उन्हें अभियोजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभियोजन क्या है? यह कैसा दिखेगा? हम जानते हैं कि यहाँ अभियोजन होने वाला है, लेकिन यह अलग-अलग देशों में घरेलू अधिकार क्षेत्र के तहत, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत भी होगा। ये दुनिया भर में कई रूपों में होगा। और हमें विश्वास है कि रिपोर्ट अपनी अलग पहचान बना लेगी। इसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। और हमारी पिछली रिपोर्ट के साथ भी इसी तरह की चीजें हुई थी। लोगों ने हमारी रिपोर्ट को अदालतों में पेश किया, बिना किसी झिझक के। आप समझ रही है? वो खुद एक ऐसा साधन बन गई जिसे लोग इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, बस इतना ही उसके बारे में। कुछ गवाहियां आतंकियों की कैद से जुड़ी हुई हैं और यह महीनों तक चलती रही, जैसा कि हम जानते हैं। आपके लिए क्या सबसे अलग था? आप अभी किस तरह की गवाही या बयान साझा कर सकती हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो? ओह! अम, मुझे लगता है कि जो बात हमें सबसे ज़्यादा झकझोर गई, वो थी उन लोगों के साथ लंबे समय तक यौन शोषण की सच्चाई जो बंदी थे। और मुझे नहीं लगता कि इस लगातार चलने वाले नरक की सच्चाई को बयान करने के लिए पर्याप्त शब्द या कानूनी परिभाषाएं हैं। लोग रोज यौन हिंसा व बलात्कार की धमकी झेलते हैं और महसूस करते हैं कि उनका शरीर उनका नहीं है। और रिपोर्ट में हमने जो एक बात उद्धृत की है, वो दरअसल एक पूर्व बंधक की गवाही है, जिसमें उसने कहा, मैं तो नहाने भी नहीं जा सकती थी। आप सोचती है कि बलात्कार के बाद नहा लेंगी, लेकिन मैं तो नहाने भी नहीं जा सकती थी। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अम, रिपोर्ट में उनके कहे का छोटा हिस्सा है, लेकिन वो बात हमारे साथ रह गई। और एक हिस्सा जो हमारे साथ रह गया, और हमने रिपोर्ट की शुरुआत रिकार्डा लुक, शनी लुक की माँ के बयान से की थी, और उन पलों से जब परिवार ने 7 अक्टूबर को देखा कि उनकी बेटी के शव को घसीटते हुए गाजा ले जाया जा रहा है, जब भीड़ उसके शरीर पर थूक रही थी और उसके चारों ओर हथियारबंद लोग थे और उसका शरीर विकृत हो चुका था। वो लगभग बिना कपड़ों के थी। और मुझे लगता है कि परिवार के लिए वो विनाशकारी पल थे जब उन्हें इस पीड़ा को देखना पड़ा। हाँ, मुझे लगता है कि ये हमारे साथ सबसे ज़्यादा रहता है। मैं सुन सकती हूँ कि आपके लिए इसके बारे में बात करना भी कितना दर्दनाक है, और ये जानना बहुत डरावना है कि इतनी बुरी घटना इस तरह घटी, और ये कितना जरूरी है कि सच सामने आए और दुनिया को पता चले कि असल में क्या हुआ था। हमें अपने उस एहसास के बारे में बताइए। ये बात कि पूरी दुनिया को ये सब जानना चाहिए ताकि वे सारी बातें समझ सकें, चाहे वे कितनी भी डरावनी, भयानक और बुरी क्यों ना हो। ये इस समय कितना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये बेहद ज़रूरी है।
मैं आयोग की टीम के काम को मान्यता देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि वे उन सामग्रियों को देखें। हमने खुद पर ये जिम्मेदारी ली कि हम उन सामग्रियों की बार-बार समीक्षा करें, फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ उन्हें देखें और इतने सारे सबूतों, यौन हिंसा के संकेतों, शवों की स्थिति का पता लगाने के लिए बहुत सारी सामग्रियों की समीक्षा करें। मैं कहना चाहती हूँ कि ये लगातार प्रयास था, हर दिन मुश्किल रहा। उन हिंसक सामग्रियों का सामना करना जो आघात देती है। आपके सवाल पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमें आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को इन निष्कर्षों से जोड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल नागरिक समाज, हम अकादमिक लोग ही इसे पढ़ेंगे। ये एक ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसे आतंकवाद विशेषज्ञ पढ़े, सीखे, अध्ययन करे, क्योंकि हमने या मैंने हाल ही के कुछ दिनों में ही ये समझा है कि हम उस चीज से लड़ाई शुरू भी नहीं कर सकते जिसे हम जानते ही नहीं हैं। तो अगर ये ज्ञान सिर्फ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या नागरिक समाज तक ही सीमित रहेगा, तो ये हम सभी के लिए विनाशकारी होगा। ये आतंकवाद विशेषज्ञों का काम बनना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को इसे पढ़ना चाहिए, इसे समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये यौन आतंक का सबसे भयावह रूप था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो आप अभी साझा कर रही हैं और ये उस चुनौती की ओर इशारा करता है कि इन विवरणों को जनता तक उस समय समझाना कितना कठिन है जब, और ये बात उठाना भी बहुत मुश्किल है, जब हम 7 अक्टूबर को और उसके बाद हुई क्रूरता और अमानवीयता के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट निकोलस क्रिस्टफ एक बेहुदा लेख छापते हैं जिसमें ये दावा होता है कि इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बलात्कार के लिए कुत्तों को प्रशिक्षित करता है, ये जितना भी हास्यास्पद हो, जब इस तरह की हेडलाइन आपके 2 साल की पूरी जांच रिपोर्ट जारी होने से पहले ही फैल जाती है, इसका सीधा मतलब है कि आयोग की रिपोर्ट को उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी उसे खबरों में मिलनी चाहिए थी। आप इसका मुकाबला कैसे करते हैं? आप इससे कैसे निपटते हैं? सच कहूं तो न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट बेहद हास्यास्पद और पागलपन थी। तो कल जब हमने रिपोर्ट जारी की, हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करें, रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान दें और अपने मिशन पर केंद्रित रहें। हमने इस रिपोर्ट के हर विवरण, हर शब्द, हर सबूत पर 2 साल से भी ज़्यादा समय तक काम किया है। तो हम उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि दुनिया इसे जाने। और मैं कह सकती हूँ कि इस रिपोर्ट को दुनिया भर में जबरदस्त कवरेज मिली है। मैं सिर्फ उसी और उन पर ध्यान देना चाहती हूँ। आप बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर कोचव एल-कयाम लेवी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत आभार। धन्यवाद। आपकी आवाज में दर्द और बात करने की ताकत महसूस होती है। हम इसकी सराहना करते हैं और एक बार फिर पिछले 2 साल में आपको गवाही देने वाले जीवित बचे लोगों की हिम्मत की सराहना करती हूँ और आपका समय देने के लिए धन्यवाद। द रनडाउन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब देखेंगे कि इस अहम सबूत और आपकी रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया आती है। हमारे साथ जुड़ने और आपकी टीम का धन्यवाद।